हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक साम्य क्या होता है बच्चों? इसके लिए सबसे जरूरी कंडीशन होती है कि जो विलयन बनाएंगे वो किस में होगा, जलीय विलयन होगा, तभी क्या होगा, हमारे आयनिक साम्य है वो स्थापित होगा। तो इसकी सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए। तो क्या बोल दोगे? वह साम्य है जिसमें जलीय विलयन में आयन उपस्थित हो, क्या कहलाता है? आयनिक साम्य कहलाता है। इसका सबसे चर्चित एग्जाम्पल हम जैसे लेते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। तो NaCl को हम क्या करते हैं, एक्वस मीडियम में लेते हैं, मतलब जलीय विलयन बनाते हैं। तो ये आयनों में टूट जाएगा, Na+ और Cl- में टूट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे जरूरी कंडीशन यही हो गई साम्य स्थापित करने के लिए, क्या कि जो विलयन बना है वो कौन सा होना चाहिए, जलीय विलयन होना चाहिए। तो आप इसकी डेफिनेशन में क्या बता दोगे? सबसे पहले आयनिक साम्य में सबसे पहली कंडीशन क्या लोगे? जलीय विलयन लोगे, जलीय विलयन। आ गई ये बात समझ में? जलीय विलयन लेने से क्या होगा, हमारे पास में दो प्रकार के आयन बन जाएंगे, एक धन आयन और एक ऋण आयन। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे NaCl है हमारे पास में, सोडियम क्लोराइड, ये एक्वस मीडियम में लेंगे। तो क्या हो जाएगा, साम्य को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो Na तो प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो इस प्रकार दोनों आयन बन जाएंगे। लेकिन हमने बच्चों यह भी देखा है कि सारे के जो पदार्थ होते हैं सभी पदार्थ टूटते नहीं, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो जलीय विलयन में घुलते नहीं। तो इस प्रकार के पदार्थों को अलग करने के लिए एक फेराडे नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, दो प्रकार के अंदर विभाजित कर दिया था पदार्थ को। किस किस पदार्थ में विभाजित किया? उन्होंने ऐसे पदार्थ बताए, एक तो जो विलयन बना लेते हैं और एक नहीं बनाते। मतलब दो प्रकार के पदार्थों में किसने विभाजित कर दिया? फेराडे ने। तो हम पहले क्या देखने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू फेराडे। फेराडे ने कितने पदार्थों में विभाजित किया? दो। एक तो वो अनअपघट्य पदार्थ और एक विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अनअपघट्य पदार्थ मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक्स क्या होते हैं? देखो, जो पदार्थ जलीय विलयन में नहीं घुलते, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? विद्युत अनअपघट्य कहलाएंगे। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे हमने देखा ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, ETC जैसे ये जलीय विलयन के अंदर होते हैं। तो क्या करते हैं, आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते। तो आयंस नहीं बनेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि जो हमारे ग्लूकोज या फिर यूरिया या शुगर, ये विद्युत धारा का संचालन क्यों नहीं करते? आपको क्या बता देना है कि सर ये आयंस है, उनका फॉर्मेशन नहीं करते, इसलिए क्या हो जाएगा, ये विद्युत धारा का संचालन नहीं करेंगे। दूसरा हमारे आ जाता है विद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइटिक कौन कौन से होते हैं? देखो, सीधा सा मतलब है, इसके ऑपोजिट कौन से हो जाएंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक हो जाएंगे। विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन होता है वो विद्युत धारा का संचालन करता है, अर्थात उनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, फ्लो हो जाता है उसके अंदर। तो जब हम देखते हैं, जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास में साल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि जलीय लवण के अंदर अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर इसके अंदर दोनों ही जब स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, तो जो लवण बनेगा, साल्ट बनेगा, वो उदासीन बनेगा, उसका विलयन भी क्या बनेगा, उदासीन बनेगा। तो हम ये बोल देंगे सभी प्रबल अम्ल और क्षारों का जलीय विलयन है वो किसका उदाहरण हो जाएगा? विद्युत अपघट्य का उदाहरण हो जाएगा। तो इसके अंदर दो पदार्थ मैंने कौन कौन से बताए, एक तो जो जल के अंदर घुल जाते हैं जिनको विद्युत अपघट्य बोल दोगे, एक अनअपघट्य बोल दोगे, विद्युत अनअपघट्य। ठीक है, दोनों के बारे में आप लिख लो, मैंने बताया है विद्युत अनअपघट्य। अनअपघट्य नाम से पता चल रहा है जो जल के अंदर नहीं घुलते, अर्थात जल के अंदर घुल भी जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, ऐसे वाले नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक्स। ठीक है, उसके बाद में विद्युत अपघट्य आ जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक, विद्युत अपघट्य, ये दोनों प्रकार के आ जाएंगे। इसमें उदाहरण की बात मैंने क्या बताई आपको, जैसे ग्लूकोज हो गया अपने पास में, ग्लूकोज हो गया, ऐसे ही शुगर हो गया, यूरिया हो गया, है ना, आदि। इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का जो सॉल्यूशन बनता है, विलयन बनता है उनका जलीय विलयन, वो इसके अंदर आ जाएगा। सभी प्रबल अम्ल मींस स्ट्रॉन्ग एसिड व प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस, इनका जलीय विलयन
ऐसे भी बोल सकते हैं। इनसे जो निर्माण होगा वो किसका होगा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा, जलीय विलयन, अर्थात जो विलयन बन गया वो कौन सा है, लवण है ना, लवण बन गया, तो जलीय विलयन। ये उदाहरण आप लोग इसका दे दोगे। उसके बाद में जैसे हम आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं कि सर विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं, इनके बारे में ही हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही दे रखा है और इसके अंदर जो जो रिएक्शन है वो सारी की सारी हमें देखनी है। मैंने एक चीज बोली आपके सामने, एक तो क्या होता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, ऐसे ही क्या हो जाएगा दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, मतलब इनका भी सॉल्यूशन अलग अलग बनेगा, प्रबल वालों का अलग और दुर्बल वालों का अलग। तो इसके आधार पे भी इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दोगे आप, 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। किसको, विद्युत अपघट्य को। अगली बात समझ में, तो इसके अंदर क्या बोल दोगे, प्रबल विद्युत अपघट्य। कौन सा, प्रबल, प्रबल विद्युत अपघट्य। उसके बाद में क्या आ जाएगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। देखो प्रबल को क्या बोल दोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक्स, और दुर्बल को क्या बोल दोगे, वीक है मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइटिक्स बोल दोगे। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, दोनों प्रकार के हो जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थों की। तो इसमें क्या बोल दोगे कि सर इनका जो जलीय विलयन बनता है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है, अर्थात इनका पूर्णतः आयनन हो जाता है, मतलब कंप्लीटली वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। ऐसे ही जैसे हमने NaCl का एग्जाम्पल देखा था, ये क्या हो जाता है, अपने प्रबल विद्युत अपघट्य बनता है इससे। तो मतलब ये जो लवण बनेगा वो उदासीन लवण बनेगा दोनों से, किसमें, जो प्रबल अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा, दोनों क्रिया करेंगे तो जो लवण का फॉर्मेशन होगा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा, वो कौन सा होगा, उदासीन होगा। तो यहाँ पे उदाहरण वही मैंने जो लिखा है ऊपर आपको कि सभी प्रबल एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्यूशन है वो इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों मैंने दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या बताया कि इनका जलीय विलयन है वो पूर्णतः आयनित नहीं होता, अर्थात आंशिक रूप से उनका क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है। मतलब यहाँ पे सभी दुर्बल अम्ल और क्षार आ जाएंगे। इन दोनों का एग्जाम्पल आपको पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे उदाहरण। सबसे पहले क्या बोल दोगे, इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या बता दोगे, पूर्णतः जलीय विलयन बनाते हैं, आयनन हो जाता है, छोटा सा ऐसे लिख दोगे, पूर्णतः आयनन मतलब 100%। उसके अंदर, इसके अंदर क्या बोल दोगे, पूर्णतः आयनन नहीं होता, बस इतना ही, पूर्णतः आयनन नहीं। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चों। एग्जाम्पल के अंदर आपको नाम से पता चल रहा है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का विलयन, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसे बोल दोगे, सभी उदासीन लवण, उदासीन मतलब न्यूट्रल, जो साल्ट का फॉर्मेशन होता है वो। उसके बाद में आगे आप क्या बोल दोगे, दूसरे वर्ड्स में सेम ही बात है, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का जलीय विलयन। जलीय विलयन जरूरी है, जो एक्वेटिक सॉल्यूशन बनेगा वो उसकी स्टेज क्या होगी, एक्वस मीडियम ही होगा, है ना। इसके अंदर पूर्णतः आयनन नहीं होगा, अर्थात सभी दुर्बल व अम्ल आ जाएंगे, ठीक है। सभी दुर्बल अम्ल व क्षार का जलीय विलयन, जलीय विलयन हो जाएगा। और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। यहां तक आप लोगों की चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारी थ्योरी आ जाती है आर्हेनियस का सिद्धांत। आर्हेनियस ने इसके बारे में बताया था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इस सिद्धांत का, आर्हेनियस का आयनन का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को आप क्या बोल दोगे, विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत, अर्थात आयनन का सिद्धांत, जिससे कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हेडिंग डाल लेनी है, इतने में मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगला टॉपिक आपने डाल दिया होगा आर्हेनियस का आयनन सिद्धांत। इसी सिद्धांत को आप क्या बोल देते हो, विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत बोल देते हो, या फिर आयनन का सिद्धांत बोल देते हो। बच्चों ये सिद्धांत आर्हेनियस ने दिया था, इसलिए इनके नाम पे इसका नाम रख दिया गया। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आ जाती है, इसकी डेफिनेशन कि विद्युत अपघट्य का जो जलीय विलयन बनाने पर हमें आवेशित कण प्राप्त होते हैं, जो ये आवेशित कण प्राप्त होते हैं, इसी प्रक्रिया को आप क्या बोल दोगे,
आयनन बोल दोगे। तो यहाँ पे जो आवेशित कण है वो किस प्रकार होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, एक कण धनायन के रूप में होता है, एक ऋणायन के रूप में। हमने एग्जाम्पल से देखा NaCl जो Na+ में टूट गया और एक Cl- में टूट गया। तो यहाँ पे दो प्रकार के ऋणायन और धनायन हमारे पास में आवेशित कण प्राप्त हो गए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहली लाइन तो यही लिख दूंगा कि विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन प्राप्त होता है, जिसको बनाने पे हमें आवेशित कण प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को आयनन कह देंगे। अब आवेशित कण कौन कौन से हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं आवेशित कण। आवेशित कण बच्चों दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गया धनायन मतलब धनावेशित, जिसको आप क्या बोल दोगे केटायन। दूसरा हो गया ऋणायन, ऋणायन धनायन को बोल दोगे केटायन, ऋणायन को बोल दोगे एनायन। ये दोनों टाइप के जो क्या बन जाएंगे, आवेशित कण बन जाएंगे। चार्ज स्पीशीज बन गई। अब देखो आवेशित कण हमें प्राप्त हो गए, ये आवेशित कण क्या करेंगे, फिर से संयोजित हो जाएंगे। संयोजित होकर क्या करेंगे, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे, यौगिक का निर्माण कर लेंगे। तो यौगिक का जो निर्माण करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो अनआयनित यौगिक है, वो आयनों के मध्य क्या हो जाएगा, अपने साम्य स्थापित हो जाएगा। इसी चीज को आप क्या बोल दोगे, अपने आर्यनिस का सिद्धांत बोल दोगे। तो मैं यहाँ पे पूरी परिभाषा लिख देता हूँ। धनायन व ऋणायन ये पुनः संयोजित होंगे, इनका निर्माण हो गया। एक सेकंड, हाँ धनायन व ऋणायन। अब ये धनायन और ऋणायन बन गए, धनायन व ऋणायन पुनः संयोजित होकर, मतलब दोबारा जुड़ जाएंगे, है ना, पुनः संयोजित होकर। जैसे ही दोबारा मतलब जलीय विलयन के अंदर क्या हो जाएंगे, संयोजित हो जाएंगे, और संयोजित होकर एक उदासीन यौगिक है उसका निर्माण कर लेंगे। पुनः संयोजित होकर उदासीन मतलब न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। उदासीन होकर उदासीन यौगिक का निर्माण करते हैं। बाहर से आवाज आ रही है, उनको बोलो हम आवाज करें। यौगिक का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। अतः ये जो हमारे पास में अनायनित यौगिक हो गया अब, और जो आयनों के मध्य था वो क्या हो जाएगा, वहां पे साम्य स्थापित हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, अतः है अनायनित मतलब अगली बात, अतः अनायनित। और हमारे पास में क्या हो गया, जो आयन बने हैं इनके मध्य है ना यौगिक, अनायनित यौगिक, अनायनित यौगिक व आयनों के मध्य, आयनों के मध्य साम्य स्थापित हो जाएगा। अब साम्य स्थापित हो गया मतलब इक्विलिब्रियम स्टेबल हो गया। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, आर्यनिस का सिद्धांत बोल देंगे। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, उससे आपके पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, AB है वो टूट जाएगा A+ और B- में, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। एक कंपाउंड हमने ले लिया AB, ये क्या था, क्योंकि ये क्या अनायनित है और ये टूट गया किसमें, आयनित में, मींस A+ और B- में टूट गया। A+ और B-, देखो ये आयनित है और ये अनायनित, यही चीज हमने लिखी है। अनायनित और आयनित के मध्य क्या हो जाएगा, साम्य स्थापित हो जाएगा। ये चीज आपके समझ में आ गई। अब ये जो आयनित साम्य पर हमारे पास में इंपॉर्टेंट बात ही आ जाती है, कौन से नियम की पालना करता है। देखो जितने मतलब आपने देखा होगा पहले भी कि जो नियम पढ़ा था हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, तो आयनित साम्य पे हमने देखा द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है वो लागू हो जाता है। मतलब कि इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही पूछेगा कि कौन से नियम की पालना होती है, तो क्या बोल दोगे, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। ये नियम क्या है, कैसे काम करता है, इसके लिए आपको रासायनिक साम्य वाला चैप्टर है उसका वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर से पूरा पढ़ाना यहाँ पे मतलब दोबारा हो जाएगा। तो इसलिए आपको पूरा वीडियो पीछे वाला चैप्टर है वो देख लेना, उसमें पूरा समझाया मैंने। तो यहाँ पे पहली बात तो यही बतानी है कौन से नियम की पालना करेगा, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम की पालना करता है। लिख दो यहाँ पे, है ना, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम की पालना। यहां तक आप लोगों की चीज समझ में आ गई। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यहां से स्टार्ट हो जाती है कि विलयन में हम क्या करेंगे, विलयन में विद्युत अपघट्य का आंशिक मतलब पार्शियल
क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है, मतलब पुरंतर नहीं होता। तो विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा, जिसको हम किससे लिख देंगे बच्चों, अपने अल्फा से लिख देंगे। तो जो वियोजन की मात्रा है उसी की बात करेंगे। मतलब जब विलयन में विद्युत अपघट्य का जो आंशिक आयनन होता है, मतलब पुरंतर नहीं होता, उसको हम किससे लिख देंगे, वियोजन की मात्रा या वियोजित जो मात्रा हुई है उसका अंश, उसको किससे लिख देंगे हम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल देंगे, अर्थात अल्फा से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, तो क्या बोल दोगे सर, विद्युत अपघट्य का वियोजित अंश बटा विद्युत अपघट्य के कुल मोल। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही आ जाती है। तो जो वियोजन की मात्रा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसको हम अल्फा से लिख देंगे, ठीक है, वियोजन की मात्रा को। तो पूरी परिभाषा में आपको यहाँ पे लिखा देता हूं, विलयन में विद्युत अपघट्य की मात्रा किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, विद्युत अपघट्य की मात्रा को हम अल्फा से लिख देंगे। आगे बात समझिए, विलयन में विद्युत अपघट्य की मात्रा, इसको हम किससे लिखेंगे, अल्फा से लिखेंगे। और इसको मतलब इंग्लिश में क्या बोल देंगे कि डिसोसिएशन ऑफ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल देंगे। ये चीज हमारे समझ में आ गई। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसके लिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये क्या है, विद्युत अपघट्य की मात्रा या फिर वियोजन की मात्रा, विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा भी बोल दोगे इसको, डिसोसिएशन, ठीक है, वियोजन की मात्रा। तो अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इरेज करके, आप लोगों को अच्छे से दिख जाए। वियोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, जितने आयन वियोजित हुए हैं वो, और टोटल अपॉन में कुल आयन या मींस मोलों की संख्या। ये चीज आप लोगों की समझ में आ जाएगी। देखो, हाँ, इसको हम वियोजन की मात्रा को किससे लिख दोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे लिख दोगे, अल्फा से लिख दोगे। तो यहाँ पे वियोजन की मात्रा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, वियोजन की मात्रा अल्फा से लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, विद्युत अपघट्य की वियोजित अंश, मतलब विद्युत अपघट्य की वियोजित अंश, विद्युत अपघट्य के वियोजित अंश, अंश मींस पार्शियल पार्ट जो है वो, अपॉन में क्या हो जाएगा, कुल विलयन, मतलब या फिर मोल। तो विद्युत अपघट्य के कुल मोल, मोल को हम क्या लिख देंगे बच्चों, n अपॉन v, मतलब n क्या हो जाता है यहाँ पे, मोल हो जाता है। सांद्रता को लिखते हैं C इक्वल टू n अपॉन v। तो n हमारे मोलों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, विद्युत अपघट्य के कुल मोल, विद्युत अपघट्य के कुल मोल। अब मोल वगैरह हमने पहले निकालना सीख लिया है, फिर भी आगे एक इक्वेशन देखेंगे पूरी, उससे सब कुछ निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे विद्युत अपघट्य है, इसके जल में विलयन, मतलब इसका जलीय विलयन हो जाएगा। और उसके अंदर हमने क्या देखा कि सर कैथोड पे तो क्या मिलता है हमें और एनोड पे क्या मिलता है। तो इसके जलीय विलयन के अंदर हमें दो चीज मिल जाती है, एक तो धनायन का निर्माण होता है और एक ऋणायन का। तो धनायन है वो किस ओर जाएगा, ये चीज आपको पूछेगा। तो क्या बोल दोगे सर, धनायन मतलब कैथोड की ओर जाएंगे। कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा, इसलिए उसकी ओर जाएंगे। ऋणायन किधर जाएंगे, एनोड की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है, उसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं। तो आयन सब वो किस ओर गति करेंगे, धनायन किस ओर जाएंगे, कैथोड की ओर, और ऋणायन किस ओर जाएंगे, एनोड की ओर जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे स्टार पॉइंट आ जाता है कि विद्युत अपघट्य के अंदर अगर हम विद्युत धारा है उसको प्रवाहित करेंगे तब, है ना। तो जलीय विलयन में, विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा, करंट फ्लो करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या करेंगे बच्चों, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो हमने पहले ही देखा है, एक तो हमारे कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो दो प्रकार के आयन बने थे, एक तो धनायन बना था, मतलब उसको आपने क्या बोला था, केटाइन, धनायन मींस केटाइन्स। दूसरा क्या बना था, एनायन मींस ऋणायन। इनका निर्माण हो गया, जिसको आप क्या बोल दोगे, एनायंस। अब धनायन है वो किस ओर जाएंगे, इंपॉर्टेंट बात यही है। धनायन मतलब इसके पास में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और हमारे पास में कैथोड होता है, उस पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो धनायन किसकी ओर जाएंगे, माइनस चार्ज की ओर जाएंगे। क्यों, आप लोगों को पहले भी समझाया, जैसे धनात्मक होता है वो धनात्मक से क्या करता है, प्रतिकर्षण, मतलब समान प्रकार के आयनों के मध्य क्या हो जाता है, प्रतिकर्षण हो जाता है। लेकिन विपरीत आयनों के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है, उसी नियम से। तो धनायन किस ओर जाएंगे, कैथोड की ओर जाएंगे। मतलब कैथोड पे कौन सा चार्ज है बच्चों,
नेगेटिव चार्ज। और एनाइन मतलब रिनाइन किस पे जाएंगे, जिसके पास में प्लस चार्ज है। एनोड पे क्या चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एनोड पे क्या होगा जमा, रिनाइन है वो एनोड पर जमा होगा, एनोड की ओर जाएगी। तो ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई। अब देखो विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म है, उनकी बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है। अणुसंख्या गुणधर्म मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन कौन सी होती है। जैसे प्राशन दाब क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, उन्नयन दाब क्या होता है, अवनमन क्या होता है, मतलब उन्नयन क्या होता है, सब कुछ देखेंगे। तो इनका मान है विलयन में उपस्थित किस पे निर्भर करेगा। मतलब ये आपके क्वेश्चन आएगा कि आपके विलयन में जैसे क्वथनांक हो गया, उन्नयन हो गया, प्राशन दाब हो गया, इनकी सांद्रता वो किस पे निर्भर करेगी। बच्चों जितने ज्यादा धनायन और ऋणायन बनेंगे उसकी संख्या पे निर्भर करेगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड है, अपने धनायन व ऋणायन की संख्या के ऊपर डिपेंड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो अणुसंख्या गुणधर्म है वो किस पे निर्भर है, तो आप क्या बोलोगे सर, जितने धनायन और ऋणायन बनेंगे उनकी संख्या के ऊपर निर्भर करता है। तो आप अगली लाइन लिखो, मैं आपको नोट करवा देता हूँ। विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म कौन कौन से, हाँ विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्या गुणधर्म को क्या बोल दोगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोल दोगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो जाएगी, जैसे प्राशन दाब हो गया, कौन सा दाब, प्राशन दाब हो गया, क्वथनांक हो गया, क्वथनांक, उन्नयन दाब हो गया है ना, etc। ये सब किस पे निर्भर करेगी, विलयन के अंदर जितने धनायन और ऋणायन बनेंगे उनकी संख्या पर निर्भर करेगी। तो किस पे निर्भर करेंगे, अणुसंख्या गुणधर्म, इनकी निर्भरता किस पे हो जाएगी, धनायन व ऋणायनों की संख्या पर, धनायन व ऋणायन की संख्या पर। जितने ज्यादा धनायन और ऋणायन बनेंगे अणुसंख्या गुणधर्म है वो उतने ही ज्यादा प्रदर्शित करेंगे। तो विलयन के अंदर अणुसंख्या गुणधर्म किस पे निर्भर करेंगे, धनायन व ऋणायन की संख्या के ऊपर। अब बच्चों आगे टॉपिक आ जाता है अपने, जैसे किसी विद्युत अपघट्य के अंदर बात करते हैं विलयन का रंग कैसा होगा, उसमें उपस्थित मतलब रंग कलर कैसे चेंज होगा, तो वो भी किस पे निर्भर करेगा, जो आयन का निर्माण होगा उनके ऊपर ही डिपेंड करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विद्युत अपघट्य के विलयन में जो रंग होता है वो किसके ऊपर उपस्थित होता है या निर्भर करता है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझे, जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन होता है, उसका कलर कैसा होता है, नीला कलर हो जाता है। जैसे कि CuSO4 होता है, इसका कलर कैसा होता है, नीला होता है, ब्लू कलर का होता है। तो नीला किसकी वजह से होता है, इसके अंदर जो Cu+2 आयंस प्रेजेंट है उनकी वजह से। किसकी वजह से, Cu+2 आयंस की वजह से होता है। तो हम यहाँ क्या बोल देंगे सर, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो नीला होता है, और किसकी वजह से होता है, Cu+2 आयनों की वजह से होता है। आगे हम देखने वाले हैं बच्चों वियोजन की मात्रा कैसे क्या निकालते हैं, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर यहाँ तक आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो मिलते हैं जल्दी कल एक और लेटेस्ट वीडियो में। और हाँ, इनके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम में ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।